तो हम लोग जो HDLC पढ़ रहे थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसका फर्स्ट पेज हमने पढ़ा था सिस्टम कंसेप्शन, है ना। आज हम क्या कर रहे हैं, उसका सेकंड फेज पढ़ रहे हैं, विच इज एनालिसिस। ठीक है, अब एनालिसिस में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम डोमेन एनालिसिस। So domain analysis, that is the next stage of the development, is concerned with devising a precise, concise, understandable and correct model of the real world. ठीक है, मतलब ये नेक्स्ट स्टेज है। मतलब पहली स्टेज हमने पहले पढ़ी, वो थी सिस्टम कॉन्सेप्शन, जिसमें हमने क्या किया, उसमें हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट कर दिया है। ठीक है, अब उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमें क्या करना है, हमें करेक्ट मॉडल डिजाइन करना है। So before building anything complex, the builder must understand the requirements. ठीक है, तो कुछ भी चीजें हमें बिल्ड करने से पहले हमें क्या करना है, उसके रिक्वायरमेंट्स को क्या करना है, पूरी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसकी हैं, क्या क्या डिजायरेबल रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड रिक्वायरमेंट्स कैन बी स्टेटेड इन वर्ड्स, बट दीज आर ऑफन प्रिसाइज एंड एम्बिगस। तो कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी जो होती हैं वो इम्प्रिसाइज होती हैं, मतलब जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट बोली जाती है लेकिन वो ऐसी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, और कुछ होती है एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट, मतलब दो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट सेम चीजें बोलती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे अनएम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स को भी हमें स्टेट करना है, एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट को हमें स्टेट नहीं करना है। So during analysis we build models and begins to understand the requirements deeply. तो मॉडल्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि उन रिक्वायरमेंट्स को हम क्या करें, अच्छी तरह समझ सकें कि वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स क्या चीजें फोकस करना चाह रही हैं, क्या क्या मेरी उस पर्टिकुलर चीज़ों में रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली में है। सो टू बिल्ड अ डोमेन मॉडल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल building a domain model, you must interview business experts, examine requirements statements and scrutinize related artifacts. तो डोमेन मॉडल बिल्ड करने के लिए जो इनपुट्स हैं वो क्या क्या हैं, हम क्या करेंगे, बिजनेस एक्सपर्ट साथ इंटरव्यू करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि उनके रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट्स क्या हैं, और उनको हम स्क्रूटनाइज करेंगे कि क्या चीज़ हमें बनानी है, क्या चीज़ हमें नहीं बनानी है। So you must analyze the implication of the requirements and restate them rigorously. तो जो जो चीज़ें हमें समझ में आ रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, रीस्टेट कर रहे हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं या ये हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। So it is important to abstract features first and defer small details until later. तो जो मेन फीचर्स हैं हम क्या करते हैं, पहले उसको टारगेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर फीचर्स मुझे चाहिए ही चाहिए, और जो स्मॉल डिटेल्स रहती हैं उनको हम क्या करते हैं, डिफर करते जाते हैं कि वो कैसे बनाना है या कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो चीज़ें हमें बाद में देखनी है। So the successful analysis model states what must be done without restricting how it is done. ठीक है, तो हमें क्या चीजें चाहिए, हमें वो हम क्या करते हैं, मॉडल करते हैं, और जो चीजें हमें कैसे बनानी है वो हम क्या करते हैं, वो हम अभी मॉडल नहीं करते हैं। ठीक है, तो कैसे बनानी है वो उसका डिसीजन हम डिजाइन में अवॉइड करते हैं। मतलब हम अभी फोकस किस में कर रहे हैं कि क्या हमारी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, कैसे हम उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे वो हमें यहाँ पर मॉडल नहीं करना है। सो इन एनालिसिस इट बिगिंस विथ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेटेड ड्यूरिंग सिस्टम कॉन्सेप्शन। तो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने जनरेट किया था जिस भी केस स्टडी के लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम कंसेप्शन हमने क्या किया था कि जो भी रिक्वेस्ट थी हमने जनरेट की फ्रॉम यूजर्स, डेवलपर्स एंड मैनेजर्स, कि ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने जनरेट किया। तो सिस्टम कंसेप्शन का जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या था, वो एंड प्रोडक्ट था मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड टू बिल्ड द मॉडल्स ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज। सो मॉडल्स के लिए हम क्या करते हैं, हम यूजर इंटरव्यूज लेते हैं, हम डोमेन नॉलेज के एक्सपर्ट्स को लेते हैं, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेते हैं, और रिलेटेड सिस्टम्स का एक्सपीरियंस हम यूज करते हैं, और इन सारे एक्सपर्ट्स से लेकर हम क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर मॉडल्स हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग एनालिसिस वी फर्स्ट एनालाइज द डोमेन एनालिसिस, देन वी एनालाइज द एप्लीकेशन एनालिसिस।
सो वी बिल्ड द क्लास मॉडल्स, स्टेट मॉडल्स एंड इंटरेक्शन मॉडल्स। ठीक है, ये तीनों मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं। क्लास मॉडल विच डिफाइंस द स्टैटिक मॉडल और विच ओनली डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द system. State and interaction both are the behavior model. Model एक्टिविटी डायग्राम देखा था, ये दो पर्टिकुलर इंटरेक्शन डायग्राम हमने देखे रखे हैं। तो ये पर्टिकुलर मॉडलिंग के बाद ही ये क्या होता है, ये थर्ड फेज में जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट फेज था जो हमारा था सिस्टम कॉन्सेप्शन फेज, जिसमें हमने क्या किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट किया। सेकेंड स्टेट था हमारा एनालिसिस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं। और थर्ड स्टेट था हमारा डिजाइन, जो हम उसके आगे अब फॉलो करेंगे। क्लियर है? सो द स्टेटमेंट में बी इनकम्प्लीट और इनफॉर्मल। तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, ठीक है, दिस इज माय स्टेटमेंट दैट इट इज नथिंग बट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं वो इनकम्प्लीट हो सकते हैं, इनफॉर्मल हो सकते हैं। सो एनालिसिस मेक इट मोर प्रिसाइज एंड एक्सपोजेस एम्बिग्यूटीज एंड इनकंसिस्टेंसीज। तो उसमें से क्या करेगा कि इन एम्बिग्यूटीज और इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, उसको हम हटा देंगे। So the problem statement should not taken as immutable but should serve as a basis for refining the real requirements. तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, उनको हम एक बेसिस लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, मॉडलिंग करके उनके क्या करेंगे, हम रियल रिक्वायरमेंट्स हम रिफाइन कर सकें। And next you must understand the real world system described by the problem statement and abstract its essential features into the model. तो जैसे हमने पहले कहा कि एनालिसिस हम क्या करना है, हमें मेन चीजें बनानी है मॉडलिंग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उसमें क्या रियल वर्ल्ड सिस्टम हमारा बनने वाला है, वो हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और उसके जितने भी एसेंशियल फीचर्स हैं, जितने भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम क्या करते हैं, मॉडलिंग के थ्रू जनरेट करते हैं। एंड स्टेटमेंट्स इन नेचुरल लैंग्वेज आर ऑफन एम्बिगुअस, इनकम्प्लीट एंड इनकंसिस्टेंट। तो जैसे मैंने पहले कहा कि स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं वो एम्बिगुअस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं और इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, थ्रू मॉडलिंग हम क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, कंसिस्टेंट क्रिएट करते हैं। And the analysis model is precise, concise representation of the problem and permits answering questions and building a solution. And the subsequent design steps refer to the analysis model rather than the original vague problem statement. So, जब भी हम डिजाइन स्टेज में जाते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनालिसिस मॉडल, न कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे डायग्राम में भी देखा कि पहले हम सिस्टम कॉन्सेप्शन कर रहे हैं, नेक्स्ट वन इज द एनालिसिस, और एनालिसिस जो मॉडल्स हैं उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं डिजाइन में। ठीक है, तो इस डिजाइन फेज में जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास मॉडलिंग मिल रही है, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो डिजाइनर क्या करते हैं, मॉडल्स को देखते हैं और उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। So the analysis model addresses the three aspects. First one is the static structure of the objects, which is the depicted by the class model, and second one is the interaction among objects, which is depicted by the interaction model, and the life cycle histories of object, which depicted by the state model. ठीक है, तो इंटरेक्शन मॉडल में हमने दो मॉडल पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था सीक्वेंस डायग्राम और एक हमने पढ़ा था एक्टिविटी डायग्राम, जो उन पर्टिकुलर इंटरेक्शन को शो करता है। ठीक है, so all three sub models are not equally important in every problem. तो सारे प्रॉब्लम के लिए सारे मॉडल्स क्रिएट करना अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम्स हैव यूजफुल क्लास मॉडल्स डिराइव फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंटिटीज। तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स का आप क्लास मॉडल क्रिएट करेंगे ही करेंगे। एंड प्रॉब्लम्स कंसर्निंग रिएक्टिव कंट्रोल एंड टाइमिंग, जहाँ पे रिएक्टिव कंट्रोल एंड टाइमिंग है, सच एज यूजर इंटरफेस एंड प्रोसेस कंट्रोल, हैव स्टेट मॉडल्स। तो जहाँ पे कुछ कंट्रोल, कुछ रिएक्टिव है, कुछ इवेंट है, कुछ टाइमिंग कंस्टेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उनका स्टेट मॉडल क्रिएट करेंगे। एंड प्रॉब्लम्स विच कंटेनिंग सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशन एज वेल एज सिस्टम्स दैट इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम्स। तो कुछ सिस्टम अदर सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट वर्ड आ गया, मतलब हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है इंटरेक्शन मॉडल, कि दो सिस्टम आपस में क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं, या एक्टर और सिस्टम में आपस में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इंटरेक्शन मॉडल।
सो एनालिसिस फेज इज डिवाइडेड इनटू टू सब स्टेजेस। जैसे डायग्राम में हम देख रहे थे, एनालिसिस में हमने दो चीजें लिखी थी। पहला हमने लिखा था डोमेन एनालिसिस और सेकंड हमने लिखा था एप्लीकेशन एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें परफॉर्म करना है डोमेन एनालिसिस। सो डोमेन एनालिसिस मींस इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द रियल वर्ल्ड इसेंस ऑफ ए प्रॉब्लम, कि हमें मेन उस चीज में करना क्या है, क्या हमारी रियल वर्ल्ड चीजें हैं उसमें जो हमें उसमें पोर्ट्रे करनी है। एंड द सेकंड वन इज द एप्लीकेशन एनालिसिस व्हिच इज बिल्ड ऑन द एप्लीकेशन मॉडल। तो इसके लिए भी पहले आपको डोमेन मॉडल ही क्रिएट करना पड़ेगा। जो डोमेन एनालिसिस में आप जो डोमेन मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, यही डोमेन मॉडल जो है ये इनपुट रहेगा किसके लिए, ये इनपुट रहेगा आपका एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए। ठीक है, एंड इट इनकॉर्पोरेट्स मेजर एप्लीकेशन आर्टिफैक्ट्स दैट आर सीन बाय द यूजर्स एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय देम। तो यूजर को क्या आपको जीयूआई देनी है या जीयूआई स्क्रीन देनी है आपको, वो आप डिजाइन करते हैं एप्लीकेशन एनालिसिस में। ठीक है, तो ये जीयूआई बनाने के लिए भी सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डोमेन मॉडल चाहिए। ठीक है, इनपुट जो है आपका वो है क्या है, डोमेन मॉडल है। डोमेन मॉडल से ही आप क्या करते हैं, उनके यूआई इंटरफेसेस डिजाइन करते हैं। सो अब हम देते हैं फर्स्ट वन इज द डोमेन एनालिसिस का, हम देखते हैं डोमेन मॉडल। सो द फर्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट इज टू कंस्ट्रक्ट अ domain model. So the domain model shows the static structure of the real world system and organizes into workable pieces. तो जो भी रियल वर्ल्ड सिस्टम आप बना रहे हैं उसका एक स्टैटिक स्ट्रक्चर आप क्या करते हैं, जनरेट करते हैं डोमेन मॉडल में। ठीक है, सो द डोमेन मॉडल डिस्क्राइब्स अ रियल वर्ल्ड क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप्स टू ईच अदर। सो डोमेन मॉडल इज नथिंग बट योर क्लास डायग्राम। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको बनानी है क्लासेस, रियल वर्ल्ड क्लासेस क्या क्या रहेंगी और उन क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप्स क्या रहेंगी। सो ड्यूरिंग एनालिसिस द क्लास मॉडल precedes the state and interaction models because static structure tends to be better defined, less dependent on application details and more stable on solution evolves। तो पहले हमें क्रिएट करना है क्लास डायग्राम या क्लास मॉडल, उसके बाद ही हमें ये इंट्रैक्शन और स्टेट डायग्राम्स हमें क्रिएट करने हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास डायग्राम अगर आप बना रहे हैं तो आपको एक स्टेटिक स्ट्रक्चर पता चल जा रहा है कि उस पीजीओ में हम क्या क्या स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, फिर आ रहता है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डोमेन मॉडल कम्स फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब आपको जो भी डोमेन मॉडल क्रिएट करना है, जो भी क्लास डायग्राम या डोमेन क्लास डायग्राम हमें क्रिएट करना है, वो हम क्रिएट करना है हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। तो इनपुट क्या रहेगा इसके लिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड आर्किटेक्ट फ्रॉम द रिलेटेड सिस्टम्स, एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन डोमेन एंड जनरल नॉलेज ऑफ द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करनी है हमारे डोमेन मॉडल में। तो डोमेन मॉडल में क्या क्या रहेगा, पहला तो रहेगा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो मेन चीजें हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, क्या उसने प्रॉब्लम जनरेट की है। सेकंड, आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द रिलेटेड सिस्टम, जो उससे रिलेटेड सिस्टम्स हैं उनके क्या आर्किटेक्चर्स हैं, उनके क्या आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन डोमेन, तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन डोमेन का एक एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए हमें। एंड फोर्थ वन इज द जनरल नॉलेज ऑफ द रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड एनोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी, तभी हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट या पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, डिजाइन कर पाएंगे। And make sure you consider all information that is available and do not rely on single source। तो एक सोर्स पे रिलाई नहीं करना है, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन जहां जहां से अवेलेबल हो पाती है वहां वहां से क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर करानी है अपने लिए। So in domain model, first you have to find classes and associations as they provide the overall structures and approach to the problem। तो सबसे पहले हमें classes and association बनाने हैं। Next, add the attributes to the describe the basic network of classes and associations। फिर उन particular classes के हम क्या करेंगे, attribute define करेंगे। And then combine and organize classes using inheritance। तो अब उन पर्टिकुलर क्लासेस जो आपने फाइंड की है उसमें क्या इनहेरिटेंस हायरार्की बन रही है वो आपको बताना है, या कंबाइन करना है, मतलब हमें कोई एग्रीगेशन हायरार्की मिली तो वो भी हमें क्या करना है, इसमें बताना है। And it attempts to specify inheritance directly without understanding classes and attributes can distort the class structure to match
प्री कंसीव्ड नोशंस। ठीक है, तो ऐसे अटेम्प्ट किए जाते हैं जिसमें कि आप इनहेरिटेंस डायरेक्टली पकड़ पाए, ठीक है, और उनके एट्रीब्यूट्स पता कर पाए कि कौन से एट्रीब्यूट मेरे सुपर क्लास में होंगे, कौन से एट्रीब्यूट मेरे सब क्लास में होंगे। एंड ऑपरेशंस आर यूजुअली अनइम्पॉर्टेंट इन द डोमेन मॉडल। तो ऑपरेशंस जो रहते हैं ये अनइम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशंस हम जनरली क्या करते हैं क्लास में या उस पर्टिकुलर डिजाइन में हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस में हमारा मेन डोमेन मॉडल क्रिएट करने का मेन मोटो ये है कि हमारे जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में हम करना क्या चाहते हैं, क्या क्या चीजें पोर्ट्रे करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं वो हम एनालिसिस में नहीं करते हैं, हम ये पहले ही कर पा रहे हैं। तो ऑपरेशन ऑपरेशन जनरली डिपिक्ट करता है आपका डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन की उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में हम क्या डेटा स्ट्रक्चर क्या एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ऑपरेशन इज जनरली डन इन और ऑपरेशन इज जनरली रिलाइज इन डिजाइन फेज। ठीक है, तो डोमेन मॉडल डज नॉट कंटेन ऑपरेशंस ऑल्दो इफ यू कैन generate any operations from the problem statement you can give, but these are unimportant। अगर आप नहीं भी शो करेंगे तो वो आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं हमारे डोमेन मॉडल से। एंड द मेन पर्पस ऑफ डोमेन मॉडल इज टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द डोमेन। उस पर्टिकुलर डोमेन की क्या इंफॉर्मेशन है हमें वही कैप्चर करानी है अपने डोमेन मॉडल से। So you must perform the following steps to construct the domain model। तो स्टेप्स हमें निकालने हैं कि हमें डोमेन मॉडल क्रिएट करना है तो क्या क्या स्टेप्स हमें चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप्स इज फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू हैव टू फाइंड क्लासेस, कि क्या क्या क्लासेस उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ रही हैं। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, नाउन वर्ड्स निकालेंगे, नाउन वर्ड्स फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम स्टेट्स में क्या क्या नॉन वर्ड्स हैं वो हमें क्या करनी निकालनी है, और उस निकालने के हम क्या करना हमको क्लासेस के नेम दे देना। सेकेंड वन इज टू प्रिपेयर अ डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी मीन्स इट स्टोर्स द मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट द डेटा। तो जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं उसके प्रिसाइज डेफिनेशंस आप क्या करते हैं उन पर्टिकुलर डेटा डिक्शनरी में आप इनकॉर्पोरेट करते हैं कि इस सिस्टम में हम ये चीज यूज कर रहे हैं तो वो क्या चीज है, प्रिसाइज डेफिनेशन आप क्या करते हैं उसमें स्टोर करते हैं। थर्ड वन इज टू फाइंड एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। नेक्स्ट वन इज टू फाइंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड लिंक्स। तो उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स और लिंक्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम क्लास में शो करते हैं, और लिंक्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके उसके हम एसोसिएशन क्लासेस यूज करते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई क्लासेस यूजिंग इनहेरिटेंस। तो आप इनहेरिटेंस हायरार्की बनाते हैं और उनको आप क्लासीफाई करते हैं, कौन सी क्लास मेरी सुपर क्लास होगी, कौन सी क्लास मेरी सब क्लास होगी। नेक्स्ट वन इज वेरीफाई दैट एक्सेस पाथ एग्जिस्ट फॉर लाइकली क्वेरीज। तो आप इसमें एक्सेस पाथ भी मेंटेन करते हैं कि अगर कोई क्वेरी आती है कि हमें ये चीज़ें चाहिए तो हमें पहले कौन सी क्लासेस यूज़ करनी है। तो जो नेविगेशन हायरार्की हम बोल रहे थे, जो नेविगेशन हम क्लास डायग्राम में हमने पढ़ा था, तो कौन डिफाइन करता है नेविगेशन, नेविगेशन इज डिफाइंड बाय एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन एंड नेम्स जो हैं वो आपके नेविगेशन डिफाइन करते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर नेविगेशन है वो पहले कौन सी क्लास एक्सेस करेगा फिर कौन सी क्लास एक्सेस करेगा। सेवंथ वन इज इटरेट एंड रिफाइन दी मॉडल। तो आप इटरेट करते जाएंगे और उसको रिफाइन करते जाएंगे मॉडल को, कि क्या क्लासेस आपने निकाली है उसमें से कौन सी मेरी काम की है कौन सी मेरी काम की नहीं है, उसको और रिफाइन करेंगे। एट वन इज द रिकंसिडर द नेक्स्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। फिर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी आप इसमें क्या करेंगे, रिकंसिडर करेंगे क्या चीजें मुझे एब्स्ट्रैक्ट करनी है, क्या चीजें मुझे एब्स्ट्रैक्ट नहीं करनी। एंड लास्ट वन इज द ग्रुप क्लासेस इनटू पैकेजेस। तो जो भी रिलेटेड क्लासेस हैं जो एक पैकेज के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, या हम जो रिलेटेड क्लासेस हमें एक साथ यूज़ करनी है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बना देते हैं पैकेजेस। क्लियर है? तो ये पर्टिकुलर स्टेप्स हमें क्या करना है, अब हम यही स्टेप्स को क्या करना है, हमें धीरे धीरे पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कैसे कैसे मुझे फाइंड करनी है। So first step is the finding classes. So to find class, the first step is constructing the class model is to find relevant classes for the objects
फ्रॉम द एप्लीकेशन डोमेन। तो आपको रिलेवेंट क्लासेस चाहिए, इररिलेवेंट क्लासेस नहीं चाहिए। So objects include physical entities such as houses, persons, and machines, as well as concepts such as trajectories, seating arrangements, and payment schedules. तो ये आप क्या करेंगे, मॉडल करेंगे क्लासेस में। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एक होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट, लॉजिकल ऑब्जेक्ट। तो हमें फिजिकल ऑब्जेक्ट भी बनाने हैं और लॉजिकल ऑब्जेक्ट के भी लॉजिकल क्लासेस हमें क्रिएट करनी है। एंड ऑल क्लासेस मस्ट मेक सेंस इन द एप्लीकेशन डोमेन। तो जितनी भी क्लासेस आप ले रहे हैं उसका एप्लीकेशन डोमेन से कोई सेंस होना चाहिए। एंड अवॉइड कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रक्ट सच एज लिंक लिस्ट एंड सब रूटीन्स। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर कंस्ट्रक्ट जो हैं उनकी आप क्लासेस वो आप क्या करेंगे, मॉडल नहीं करेंगे। वो आपका डिजाइन डिसीजन में जाता है कि हमें वो पर्टिकुलर लिंक लिस्ट या वो पर्टिकुलर सब रूटीन्स क्रिएट करना है या नहीं क्रिएट करना है। ये आप क्या जाएंगे डिजाइन डिसीजंस में, ये मेरा एनालिसिस पार्ट का पोर्शन नहीं है। सो नॉट ऑल क्लासेस आर एक्सप्लिसिट इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सम आर इम्प्लिसिट इन एप्लीकेशन डोमेन और जनरल नॉलेज। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आप पहले तो क्या करेंगे, क्लासेस जनरेट करेंगे। तो कुछ क्लासेस आपको एक्सप्लिसिटली मिल जाएंगी, कुछ आपको इम्प्लिसिटली डिफाइन करनी पड़ेगी, जो आपके एप्लीकेशन डोमेन या जनरल नॉलेज से आपको क्या करनी है, जनरेट करनी है फ्रॉम द पास्ट और प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कि जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स हमने हैंडल किए हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नॉलेज लेते हुए हम क्या कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर क्लासेस हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर क्लासेस भी इस पर्टिकुलर सिस्टम में इम्प्लीमेंट होगी। क्लियर है? अब आ जाते हैं इसके सो नेक्स्ट आ जाते हैं। सो एज द फिगर बिलो, बिगिन बाय लिस्टिंग कैंडिडेट क्लासेस। पहले तो हमें कैंडिडेट क्लासेस निकालने हैं फाउंड इन रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमें पहले तो क्लासेस लिस्ट करनी है, किसमें से, रिटर्न डिस्क्रिप्शन। जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमें क्या करना है, निकालना है। सो डोंट बी टू सेलेक्टिव, राइट डाउन एवरी क्लास दैट कम्स इन दी माइंड। ठीक है, तो जो भी क्लासेस आपको पहले माइंड में आ रही है उनको क्या करना है, आपको राइट डाउन करना है। सो क्लासेस ऑफन करस्पॉन्ड टू नाउन वर्ड्स। तो आपको जितने भी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेट में जो भी नाउन वर्ड्स मिल रहे हैं वो पर्टिकुलर हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इन ए स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट दिया गया है कि अ रिजर्वेशन सिस्टम टू सेल टिकट्स टू परफॉर्मेंसेस एट वेरियस थिएटर्स। तो टेंटेटिव क्लासेस क्या आएंगी, तो टेंटेटिव क्लासेस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नाउन वर्ड्स कि इसमें क्या क्या नाउन वर्ड्स आ रहे हैं। तो पहला नाउन वर्ड आ रहा है इसमें रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ठीक है, सेकंड आ रहा है आपका टिकट, ये हो जाएगा मेरा सेकंड क्लास। तीसरा आ रहा है आपका परफॉर्मेंस, ये आ जाएगा मेरा थर्ड क्लास। ठीक है, फोर्थ वन आ जा रहा है आपका थिएटर, तो ये हो जाएगा मेरा फोर्थ नाउन वर्ड, दैट मीन्स फोर्थ क्लास। सो द टेंटेटिव क्लासेस आर रिजर्वेशन सिस्टम, टिकट, परफॉर्मेंस एंड थिएटर। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला है पहले तो उसके सारे नाउन वर्ड्स को आपको राइट डाउन करना है। एंड डोंट ऑपरेट ब्लाइंडली, हाउएवर द idea is to capture concepts. Not all noun words are concepts and concepts are expressed in other part of speech. ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को निकालना है। तो उस पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगी और कुछ पर्टिकुलर क्लासेस ऐसी होंगी जो हमारे काम की नहीं है। सो फ्रॉम द रिक्वायरमेंट सोर्सेज वी एक्सट्रैक्ट द नाउन वर्ड्स which defines the tentative classes, then eliminate spurious classes which are not required from this particular problem domain, and to gather the appropriate classes। ये हमें क्या करना है, ये प्रोसेस मुझे परफॉर्म करना है हमारे डोमेन एनालिसिस में। सो अब इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमने वही केस स्टडी ली है जो हमने अभी तक केस स्टडी फॉलो की है, विच इज एटीएम एग्जांपल। तो इसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने लिखा था। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था कि डिजाइन द सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट अ कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग नेटवर्क। तो जो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें जो जो नाउन वर्ड्स मिल रहे हैं वो नाउन वर्ड्स को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने लिखा डिजाइन द सॉफ्टवेयर, तो ये मेरा सॉफ्टवेयर पहला नाउन वर्ड आ गया।
बैंकिंग नेटवर्क सेकंड आ गया, फिर तीसरा जा रहा है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो जितने भी मैंने ये जो बोल्ड किए हैं ऑल आर नाउन वर्ड्स, ठीक है। ये हमने क्या किया, जितने भी नाउन वर्ड्स मिल रहे हैं उन नाउन वर्ड्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे होल्ड कर दिया है। अब इन पर्टिकुलर नाउन वर्ड से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, ये सब क्लासेस बना रहे हैं, ठीक है। सो ये टेंटेटिव क्लासेस हमने निकाली ऑन द बेसिस ऑफ नाउन वर्ड्स फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, कि क्या क्या हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे, उनके क्या क्या नाउन वर्ड्स हैं। तो ये हमारे कुछ पर्टिकुलर क्लासेस मेरी जनरेट होके आ गई, ठीक है। क्लासेस क्या क्या हैं, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग नेटवर्क, कैशियर, एटीएम, कंसोर्टियम, बैंक, बैंक कंप्यूटर, अकाउंट, ट्रांजैक्शन, कैशियर स्टेशन, अकाउंट डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा, सेंट्रल कंप्यूटर, कैश कार्ड, यूजर, कैश रिसिप्ट, सिस्टम, रिकॉर्ड कीपिंग प्रोविजन, सिस्टम सिक्योरिटी प्रोविजन, एक्सेस, कॉस्ट एंड कस्टमर। तो ये सब चीजें हमने क्या की, इनमें से नाउन वर्ड्स जनरेट किए और हमने क्या किया, लिख दिया कि ये हमारी टेंटेटिव क्लासेस हो सकती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमने निकाले नाउन वर्ड से जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में थी। अब इसके अलावा भी हमने यहाँ पर पढ़ा कि कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो हमारे इम्प्लिसिटली डिफाइन होगी हमारे एप्लीकेशन डोमेन और जनरल नॉलेज से हमें जो निकालनी है, ऐसी क्लासेस भी हमें क्या करनी है, फेच करनी है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमने क्या किया, दो पर्टिकुलर हमारे नॉलेज एप्लीकेशन डोमेन से रिलेटेड निकाली। तो पहली क्लास हमने निकाली कम्युनिकेशन लाइन, दूसरी हमने निकाली ट्रांजैक्शन लॉग, ठीक है। कम्युनिकेशन लाइन हमें एक मेंटेन करनी पड़ेगी, उसके भी हमें क्लास लगेगी, और ट्रांजैक्शन लॉग वो भी हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्लास हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे प्रॉब्लम डोमेन से, ठीक है। सो दिस टू आर माय conceptual classes which comes from conceptual classes which comes from the application domain. Clear? Now keeping the right classes. अब नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं कि जो भी हमें क्लासेस निकालनी है उन क्लासेस में हमें क्या करनी है, राइट क्लासेस ही हमें रखनी है। जो इनकरेक्ट क्लासेस हैं वो हमें क्या कर दी, डिस्कार्ड कर दी। सो डिस्कार्ड अननेसेसरी एंड इनकरेक्ट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज पढ़ रहे हैं। क्राइटेरियाज में क्या क्या है, वेक क्लासेस हैं, बैड क्लासेस हैं, इर्रेलेवेंट क्लासेस हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं, रिडंडेंट क्लासेस हैं, और कुछ गुड क्लासेस हैं जो हमें मेंटेन करनी है। इनके लिए वन बाय वन क्राइटेरिया देखते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज द रिडंडेंट क्लासेस। सो इफ टू क्लासेस एक्सप्रेस द सेम कॉन्सेप्ट यू शुड कीप द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव नेम, ठीक है। मतलब किसी का जो दो पर्टिकुलर क्लासेस अगर सेम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव नेम दे रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो कस्टमर माइट डिस्क्राइब अ पर्सन टेकिंग एन एयरलाइन फ्लाइट, पैसेंजर इज मोर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो हम कस्टमर को हम नहीं लेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उसकी जगह पैसेंजर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने निकाली है क्लास, यहाँ पे हमने जो क्लासेस निकाली है, ये क्लास मैंने निकाली है कस्टमर। कस्टमर की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा पैसेंजर, क्योंकि मेरा जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन डोमेन है, एप्लीकेशन मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एग्जांपल हम ले रहे हैं इसके लिए एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन है हमारा वो है एयरलाइन फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम, है ना। तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मैं कस्टमर क्लास को नहीं क्रिएट करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा पैसेंजर, क्योंकि पैसेंजर्स आर माय कस्टमर्स। तो ये मेरा ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कस्टमर मेरा जो है जनरल क्लास हो जा रही है, तो हम कुछ स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव टर्म यूज कर रहे हैं जो डिस्क्रिप्शन दे पाए कि वो पर्टिकुलर क्लास में हम बेसिकली करने वाले क्या हैं। तो पैसेंजर इज मोर descriptive. On the other hand, if the problem concerns contract to a charter airline, customer is also an appropriate word since a contract might involve several passengers. ठीक है, तो अगर चार्टर एयरलाइन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कस्टमर, क्योंकि उसमें उस केस में मेरे पास सेवरल पैसेंजर्स हो सकते हैं। सो इन माय एटीएम एग्जांपल कस्टमर एंड यूजर आर रिडंडेंट, ठीक है, रिडंडेंट है। सो वी रिटेन कस्टमर बिकॉज इट मोर डिस्क्रिप्टिव।
तो यहाँ जो हमने देखा है, यहाँ पे जो हमने लिखा है, यहाँ पे पैसेंजर यहाँ हम नहीं लिखते क्योंकि एटीएम एग्जांपल है। तो ये जो कस्टमर क्लास थी और एक यूजर क्लास थी, इन दोनों को मैं हटा के एक करूंगा और उसको मैं क्या रखूंगा, कस्टमर करके यूज करूंगा, क्योंकि दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, उस केस में कस्टमर ही रहेंगे। ठीक है, यूजर और ऑल्सो कस्टमर, कस्टमर इज ऑल्सो यूजर। तो मेरी रिडंडेंट हो रही है, एक ही चीज को मैं दो चीजों से बोल पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक ही चीज मेंटेन करूंगा। तो चाहो मैं यूजर लूं चाहे मैं कस्टमर लूं, तो कस्टमर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा डिस्क्रिप्शन मेरे को दे पा रहा है। सेकंड ले लेते हैं इररिलेवेंट क्लासेस। इररिलेवेंट क्लासेस मतलब जिसकी चीजें हमें नहीं है। ठीक है, सो इफ ए क्लास हैज लिटिल और नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब लिटिल या कुछ भी नहीं कर पा रहा है, so eliminate that particular class from the noun words. So this involves judgment because in another context the class could be important. ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जजमेंट क्राइटेरिया चाहिए। ठीक है, जजमेंट क्राइटेरिया मतलब कि हमें वो पर्टिकुलर क्लासेस आगे चल के इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन ए थिएटर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम द ऑक्यूपेशंस ऑफ द टिकट होल्डर्स आर इररिलेवेंट। ठीक है, तो ऑक्यूपेशंस भी एक नाउन वर्ड्स हो रहा है, तो ये मेरा इररिलेवेंट क्लास में आ जाएगा। बट द ऑक्यूपेशन ऑफ थिएटर पर्सनल में बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थिएटर पर्सनल नाम से अगर मैं क्लास बना रहा हूँ तो वो मेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एटीएम की क्लास की एग्जाम्पल रखूँ तो अप्रोप्रिएटिंग कॉस्ट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द एटीएम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं हम इस पर्टिकुलर क्लास से। यहाँ पे जो हमने लिया है कॉस्ट, इसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इर्रेलेवेंट जो है वो है कॉस्ट, जो हमने एग्जांपल से अभी लिया, और यहाँ पे एक जो रिडंडेंट एंटिटी थी उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, वो था हमारा यूजर। ठीक है, हमने क्या रखा है, हमने रखा है कस्टमर, वो हमने यहाँ पे रखा है, ये देखिए यहाँ पे हमने कस्टमर रखा है, यूजर को हमने क्या किया, रिडंडेंट करके एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, और कॉस्ट तो मेरा इर्रेलेवेंट था इसलिए उसको हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं वेक क्लासेस। तो a class should be specific. Some tentative classes may have ill-defined boundaries or too broad in scope. तो ऐसी क्लासेस जिसका मेरा कोई बाउंड्री नहीं है कि मैं उसको मेंटेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो मेरी क्लासेस में जाएंगी, वेक क्लासेस जाएंगी। जिसको मैं टू ब्रॉड कर देता हूँ कि मतलब ये एकदम ब्रॉड टॉपिक ले लेता हूँ मैं, तो उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्लासेस को हटा सकता हूँ। So in my ATM example, record keeping provision is vague class and is handled by transaction. ठीक है, अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मैं उस ट्रांजेक्शन में उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड कीपिंग को मैं ऑपरेशन के थ्रू मेंटेन कर सकता हूँ कि ट्रांजेक्शन मेरा विड्रॉ हुआ है कि ट्रांजेक्शन मेरा डिपॉजिट हुआ है। So in other applications that might be included in other classes such as stock sales, telephone calls and machine failures, ये भी सब मेरी क्या हो जाएंगी, वेक क्लासेस हो जाएंगी। क्लियर है, सो बैक टू माई एग्जाम्पल। तो वेक क्लासेस मेरे इसमें क्या क्या है, तो वो है सिस्टम, क्योंकि सिस्टम इज एन ब्रॉड टॉपिक। ठीक है, उसकी हम एक पर्टिकुलर क्लास हम क्रिएट नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रोविजन, रिकॉर्ड कीपिंग प्रोविजन, बैंकिंग नेटवर्क, दिस आर ऑल माई वेक क्लासेस, सो वी कैन ऑल्सो एलिमिनेट दिस पर्टिकुलर वेक क्लासेस फ्रॉम माई क्लासेस। नेक्स्ट वन इज attributes. So name that primarily describe individual objects should be related as restated as attributes. ठीक है, तो कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिनका हम एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम एट्रीब्यूट की तरह हैंडल कर सकते हैं, तो उनको हम क्लासेस से हम क्या करेंगे, हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल नेम, बर्थ डेट एंड वेट आर यूजुअली एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो नेम नाम की क्लास मैं नहीं क्रिएट करूंगा, बर्थ डेट नाम क्लास क्रिएट नहीं करूंगा, और वेट नाम की क्लास में मैं क्रिएट नहीं करूंगा। इनको मैं क्या करूंगा, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का हम क्या कर सकते हैं, नेम, बर्थ डेट एंड वेट करके उनके एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकते हैं। सो इफ द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, then make it a class and not an attribute. तो अगर एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब उसका उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो हम क्या करूंगा, उसमें क्लास बनाऊंगा, उसको मैं एट्रीब्यूट नहीं क्रिएट करूंगा।
अगर वो डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है कि वो पर्टिकुलर किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम बना देंगे एट्रीब्यूट. So for example, an employee's office would be a class in an application to reassign offices after reorganization. तो अगर रीऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूं तो उसको मैं क्या करूंगा, रीअसाइन कर सकता हूं कि वो पर्टिकुलर ऑफिस उसका है. So in our ATM example, account data is under specified, but any case probably describe an account. So an ATM dispenses cash and receipts, but beyond that, cash and receipts are peripheral to the problem, so they should be treated as attributes. ठीक है. तो जो कैश है, रिसिप्ट्स हैं, इनको मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मैं एट्रीब्यूट्स टर्म कर सकता हूँ. सॉरी, इनको, हाँ, इनको एट्रीब्यूट टर्म कर सकता हूँ, मतलब इनको मैं डायरेक्टली क्लासेस से हटा दूंगा. कैश एंड रिसिप्ट्स को हम क्या करेंगे, क्लासेस से हटा देंगे. तो हम वापस आ जाते हैं हमारे एग्जांपल्स में. तो बैड क्लासेस में हम आ जाते हैं कि इनको मैं क्या कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट में डिफाइन कर सकता हूँ. किसको किसको, एट्रीब्यूट, सॉरी, अकाउंट डेटा, रिसिप्ट, कैश, ट्रांजेक्शन डेटा. तो अकाउंट डेटा, ट्रांजेक्शन डेटा बोथ आर माई एट्रीब्यूट्स. ठीक है. रिसिप्ट एंड कैश आर ऑल्सो माई एट्रीब्यूट्स. इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इनको भी मैं क्लासेस से हटा देता हूँ. नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेशंस. If a name describes an operation that is applied on objects, उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूं, एंड नॉट मैनिपुलेटेड इन इट्स ओन राइट, देन इट इज नॉट अ क्लास. ठीक है. तो उसको मैं क्लास से क्या करूंगा, हटा दूंगा. तो ऑपरेशंस को ही मुझे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या ऑपरेशंस हैं उसमें, उनको मुझे क्या करना है, क्लासेस नेम से हटा देना है. फॉर एग्जाम्पल, अ टेलीफोन कॉल इज ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन्वॉल्विंग कॉलर एंड टेलीफोन नेटवर्क. तो टेलीफोन कॉल को अगर हम देखें तो ये भी एक नॉन वर्ड मिल रहा है. ठीक है. लेकिन इट इज एन सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इन्वॉल्विंग द कॉलर एंड टेलीफोन नेटवर्क. ठीक है. सो इफ वी आर सिंपली बिल्डिंग टेलीफोन्स, देन कॉल इज पार्ट ऑफ स्टेट मॉडल एंड नॉट अ क्लास. तो टेलीफोन कॉल को हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक पर्टिकुलर स्टेट, पार्ट ऑफ स्टेट मॉडल हम मेंटेन कर सकते हैं कि ये कॉल आया है तो हमें क्या करना है, स्टेट चेंज करनी है. एक इवेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो उसको हम क्लास में मेंटेन नहीं करेंगे. सो एन ऑपरेशन दैट हैज फीचर्स ऑफ इट्स ओन शुड बी मॉडल्ड एज क्लासेस. ठीक है. जिसका खुद का अपना एक एग्जिस्टेंस है, कुछ अपने फीचर्स हैं. ठीक है. तो उनको हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन ए बिलिंग सिस्टम फॉर ए टेलीकॉम कॉल्स, a call would be important class with attributes such as date, time, origin and destination. तो कॉल का अपना एक एग्जिस्टेंस है यहाँ पर कि वो कॉल कब की गई है, कौन से टाइम पे की गई है, कौन से ओरिजिन से स्टार्ट हुई है और कौन सा डेस्टिनेशन है, मतलब किसने लगाया है, किसको लगाया है. तो तब हम क्या करेंगे, उसको कॉल को हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर क्लास में, मतलब उस पर्टिकुलर क्लासेस में इंक्लूड करेंगे कि ये हमारी क्लास मेंटेन रहेगी. ठीक है. सो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर एप्लीकेशन डोमेन. ये है कि एप्लीकेशन डोमेन में आप देख रहे हैं कि जो क्लासेस आप ले रहे हैं वो मेरा उनका ओन एग्जिस्टेंस है कि नहीं है. अगर ओन एग्जिस्टेंस है देन कीप इट एज क्लास, और ओन एग्जिस्टेंस नहीं है तो कीप इट एज ऑपरेशंस, नॉट फॉर द क्लासेस. क्लियर है. नेक्स्ट आ जाते हैं रोल्स. सो रोल्स हमने देखा था, रोल्स हम जनरली इंडिकेट करते हैं जब यूनरी आपके क्या रहते हैं, यूनरी एसोसिएशंस रहते हैं. ठीक है. सो द नेम ऑफ द क्लास शुड रिफ्लेक्ट इट्स इंट्रिंसिक नेचर एंड नॉट अ रोल दैट प्लेस इन एन एसोसिएशन. तो एवरी क्लास का एक क्या रहता है, एक इंट्रिंसिक नेचर रहता है, वो डिफाइन कर देता है कि वो क्लास का क्या रोल प्ले होने वाला है. ठीक है. तो हमें रोल मेंटेन करने की नीड नहीं रहती है. फॉर एग्जाम्पल, ओनर वुड बी अ पुअर नेम फॉर अ क्लास इन ए कार मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस. What if a list of drivers is added later? अगर लिस्ट ऑफ ड्राइवर्स हम आगे ऐड करेंगे तो ओनर मेरी क्लास जो है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा. So what about persons to lease cars? The proper class is person. ठीक है. तो हम एक जनरलाइज क्लास बनाते हैं पर्सन, जिसके अंदर ड्राइवर भी आ सकते हैं, ओनर भी आ सकते हैं, और जो लीज पे ले जा रहे हैं कस्टमर्स, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं.
ठीक है, तो या तो हम पर्सन ले लें या तो हम कस्टमर ले लें। विच एज्यूम्स वेरियस डिफरेंट रोल्स सच एज ओनर, ड्राइवर एंड लेजी। ठीक है, किसने उसको लीज पे लिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक जनरल टर्म लेते हैं पर्सन, और जब हम उसको एसोसिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, रोल इंडिकेट करते हैं, और रोल इंडिकेट करके हम बताते हैं कि दैट पर्सन का जो रोल है वो क्या है, वो ओनर है कि वो ड्राइवर है कि वो लीज पे ले रहा है, वो लीजी है। ठीक है, सो वन फिजिकल एंटिटी समटाइम्स करस्पॉन्ड टू सेवरल क्लासेस, एक पर्टिकुलर एंटिटी सेवरल क्लासेस का पार्ट भी हो सकता है। For example, person and employee may be distinct classes in some circumstances and redundant in others. तो कहीं कहीं पे ये क्या कर सकती हैं कि डिस्टिंक्ट हो सकती हैं कि पर्सन अलग है, एम्प्लॉय अलग है, और कहीं कहीं पे ये दोनों रिडंडेंट की तरह भी काम कर सकता है कि पर्सन एंड एम्प्लॉय बोथ आर सेम थिंग। तो हम उसको एक जनरल टर्म ले लें और उसको हम क्या करते हैं, जो रिडंडेंट क्लास है उसको हम हटा दें। तो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर एप्लीकेशन डोमेन। So from the viewpoint of your company database of an employees, the two may be identical. तो अगर मैं कंपनी के डेटाबेस में ले रहा हूँ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय अलग चीज हो जाता है, पर्सन अलग चीज हो जाता है। ठीक है, या दोनों, सॉरी, आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, बट इन ए गवर्नमेंट टैक्स डेटाबेस अ पर्सन मे होल्ड मोर देन वन जॉब। पर्सन का जो है एक से ज्यादा जॉब हो सकता है गवर्नमेंट टैक्स डेटाबेस में। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश पर्सन फ्रॉम एन एम्प्लॉय। तो इट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन योर एप्लीकेशन डोमेन। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके लिए आपको एक्सपर्टाइज और एप्लीकेशन डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो ईच पर्सन कैन करस्पॉन्ड टू जीरो और मोर इंस्टेंसेस ऑफ एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए एम्प्लॉय का रोल अलग है, पर्सन का रोल अलग है। तो आपको क्या करना है, उसको उन ऐसी क्लासेस को भी आपको हटा देना है जो आपकी रोल को मेंटेन कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस आती हैं इम्प्लीमेंट कंस्ट्रक्ट, मतलब एलिमिनेट कंस्ट्रक्ट्स फ्रॉम द एनालिसिस मॉडल दैट आर एक्सट्रोनियस टू द रियल वर्ल्ड। ठीक है, ऐसी क्लासेस को मुझे हटा देनी है जो रियल वर्ल्ड से मेरे पास एक्स्ट्रा है। सो यू may नीड them लेटर ड्यूरिंग डिजाइन बट नॉट नाउ। ठीक है, उनको आपको हो सकता है कि आगे डिजाइन में आपकी जरूरत पड़े, लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है, उसको आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। So for example, CPU, subroutine, process, algorithm and interrupt are implementation constructs. ठीक है, तो CPU हो गया या सब रूटीन हो गया, एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो गया, एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम हो गया, या कोई इंटरप्ट हो गया, ये सब मेरे इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो इनको मैं क्या करूंगा, जब मैं डिजाइन डिसीजंस लूंगा तब मैं क्या करूंगा, डिजाइन में इन क्लासेस को ऐड करना है या नहीं करना है, वो हम क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी जब एनालिसिस कर रहे हैं तो इन डिजाइन डिसीजंस को हमें छोड़ देना है, ऐसी क्लासेस को हमें हटा देनी है। सो दे आर लेजिटिमेट क्लासेस फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटा स्ट्रक्चर्स, तो डेटा स्ट्रक्चर्स, लिंक लिस्ट, ट्रीज, एरेज, टेबल्स आर ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रक्ट। इनको भी मुझे क्या कर देनी, हटा देनी। सो अगर हम एटीएम एग्जांपल की बात करें, so some tentative classes are really implementation constructs, that is transaction log। ठीक है, इट इज सिंपली द सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, इट एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन इज एन डिजाइन इशू, क्या उसका ट्रांजेक्शन लॉग मुझे मेंटेन करना है। सिमिलरली कम्युनिकेशन लिंक्स कैन शोन एज एसोसिएशंस। तो कम्युनिकेशन लिंक्स भी मैं क्या रहा है, एसोसिएशन शो कर सकता है। सो कम्युनिकेशन लाइन इज सिंपली द फिजिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच अ लिंक। तो ऐसे इंप्लीमेंटेशन कंस्ट्रक्ट्स को भी मुझे क्या कर देना है, हटा देना है अभी। तो यहाँ पर अगर हम एटीएम एग्जांपल की बात कर रहे थे, तो ये देखिए इम्प्लीमेंटेशन में आ रहा जो ट्रांजैक्शन लॉग है, ये भी हम इम्प्लीमेंटेशन में मेंटेन करेंगे, कैसे उसका लॉग मेंटेन करना है। एक्सेस, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन लाइन, ये सब मेरे क्या हैं, ये सब मेरे इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक है, होते हैं, उसको हम डिजाइन में जाके डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर क्लासेस मुझे रखनी है या नहीं रखनी। तो फिलहाल इसको भी हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो दीज ऑल आर माई बैड क्लासेस, इन सारी क्लासेस को मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा, मैं सिर्फ गुड क्लासेस को ही रखूंगा। मतलब इतने बड़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमने लिखा था, इसमें से पहले हमने नॉन वर्ड्स निकाला, फिर नॉन वर्ड्स के बाद हमें कुछ क्राइटेरिया है कि हमें कुछ राइट क्लासेस ही रखनी है, उनके लिए हमने ये दुनिया भर के क्राइटेरियाज पढ़े, और उन पर्टिकुलर क्लासेस को भी हमें रखनी है। एक क्राइटेरिया और है जो है डिराइव्ड क्लासेस। ठीक है,
सो डिराइव क्लासेस मतलब जो क्लासेस मेरी डिराइव हो पा रही हैं उनको भी मुझे क्या करना है, हटाना है. So as a general rule, omit classes that can be derived from other classes. तो ऐसी क्लासेस जो दूसरी क्लासेस से डिराइव हो सकती हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव क्लासेस. So if a derived class is specifically important, you can include it, but do so only sparingly. मतलब उसको आप क्या करेंगे, डिराइव क्लासेस के लिए हम पहले ही हमने पढ़ा है कि हम स्लैश करके डिराइव क्लासेस के नेम शो करते हैं अपने क्लास डायग्राम में. ठीक है. सो मार्क ऑल डिराइव क्लासेस विद प्रीसीडिंग स्लैश इन द क्लास नेम. तो जो हमें एकदम नीड है उसको हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं. और जो डिराइव क्लासेस मेरी जो अदर क्लासेस से डिराइव हो रही हैं, इम्प्लिसिटली डिराइव हो रही हैं, तो उनको हम नहीं भी रख सकते हैं. और जो एकदम जरूरी है कि नहीं इसको हमें रखना जरूरी है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्लैश से हम क्या करते हैं, डिनोट करके हम रख लेते हैं. क्लियर. दिस इज फॉर first step. So today we will see first step of my domain model, which is finding classes and deciding which classes are important for my application and which are not important for my application. Clear है. अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं. एनी डाउट.